भारत के ऊपर अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कौन से आरोप लगाए जा रहे हैं? यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 4 साल के बाद अब कौन सा फैसला किया है जिसके बाद उनके खुद के देश के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं? भारत ने अपनी स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस किए हैं? एंड इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिको और भारत के बारे में। रिसेंटली न्यूज आई थी कि मैक्सिको ने भारत और चाइना समेत कई सारी एशियन कंट्री से सामान इंपोर्ट करने के ऊपर 50% के टैरिफ्स अनाउंस कर दिए हैं। 1400 आइटम्स की एक लिस्ट जारी की गई है जिन पर ये टैरिफ्स लगाए गए हैं। मसला ये है कि भारत हर साल 5 से 5.5 बिलियन डॉलर्स का सामान मैक्सिको को एक्सपोर्ट करता है। इंडियन करेंसी में 40 से 50 हजार करोड़ रुपीस के गुड्स हर साल मैक्सिको जाते हैं और पहले ही भारत के एक्सपोर्टर्स डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स के कारण काफी नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे में ये 5-6 बिलियन डॉलर्स भी काफी मायने रखते हैं। इसलिए न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार ने मैक्सिको को अप्रोच करके उनके साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की इच्छा जताई है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के ट्रेड सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल सर ने मैक्सिको के वाइस मिनिस्टर डॉक्टर लुइस रोसेंडो के साथ ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग की है, जिसके बाद भारत और मैक्सिको के बीच एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की टेक्निकल डिस्कशंस भी स्टार्ट हो गई हैं। मैक्सिको ने जो 50% के टैरिफ्स अनाउंस किए हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू होने हैं, इसलिए अब भारत के पास केवल 16 दिन का समय बचा है। चांसेस तो वैसे काफी कम लग रहे हैं कि 16 दिनों के अंदर इस प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात बन जाए, लेकिन भारत सरकार के हाथ में जो भी है वो सब किया जा रहा है। मे भी 2-4 महीनों का समय लगे, लेकिन उम्मीद ये है कि जब तक ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा एटलीस्ट उसके बाद ही टैरिफ्स कम हो जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है देश की राजधानी दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के बढ़ते लेवल को देखते हुए अब दूसरी कंट्रीज की एम्बेसीज ने भी एयर पॉल्यूशन एडवाइजरी जारी करना स्टार्ट कर दिया है। दिल्ली में सभी देशों की एम्बेसीज और हाई कमीशन सिचुएटेड है, लेकिन इससे पहले आज तक के इतिहास में किसी भी देश ने एयर पॉल्यूशन के ऊपर एडवाइजरी जारी नहीं की थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी तक सुबह से सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन और कनाडा, इन 3 देशों के एम्बेसीज ने एयर पॉल्यूशन एडवाइजरी जारी कर दी है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो अपने देश की प्रेग्नेंट महिलाओं, हार्ट और रेस्पिरेटरी कंडीशंस वाले पेशेंट्स यानी कि दिल के मरीज या फिर जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उन सबको ये रिक्वेस्ट की है कि वो सब पहले ब्रिटेन में डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही भारत आने का फैसला करें, यानी कि डॉक्टर से परमिशन लें कि भारत आना चाहिए या फिर नहीं। ब्रिटिश एम्बेसी ने अपने लोगों को वार्न किया है कि विंटर्स में फरवरी महीने तक एयर पॉल्यूशन का लेवल एक्सट्रीमली हाई रहेगा। बच्चे, बूढ़े और प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस वाले लोग सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे। सेम इसी तरह से बाकी एम्बेसीज भी अपने देशों को लोगों को एक तरह से वार्न कर रही हैं कि भारत ना आए। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तो अभी बस सिंगापुर, ब्रिटेन और कनाडा ने एयर पॉल्यूशन एडवाइजरी जारी की है और हो सकता है कि और भी कई सारी वेस्टर्न कंट्रीज इस तरह की एडवाइजरी जारी करें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट ने भारत के हाई कमिश्नर को समन करके अननोन गनमैन्स को उनको सौंपने के लिए कहा है। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश के अंदर अननोन गनमैन्स ने ओस्मान हादी नाम के स्टूडेंट लीडर को 72 उग्रों के पास पहुंचा दिया था, यानी कि पहुंचाने का इंतजाम कर ही दिया था। इस हमले के बाद से आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो अननोन गनमैन्स थे ये भारत द्वारा सपोर्टेड थे, क्योंकि ये जो ओस्मान हादी है इसके ऊपर जब ये हमला किया गया था उसके कुछ ही घंटे पहले इसने सोशल मीडिया के ऊपर ग्रेटर बांग्लादेश का एक पोस्टर जारी किया था, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड के रीजन को भी बांग्लादेश के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था। वहीं पर दूसरी साइड इसने इस पोस्टर में पंजाब और जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के मैप में शो किया था। ये मैप जारी करने के 3 घंटों के बाद ही इसके ऊपर हमला हो गया था। फिलहाल ये अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है और बताया जा रहा है कि इसको एयर एम्बुलेंस के जरिए इलाज करवाने के लिए सिंगापुर लिया जा रहा है। अब ये बात तो सच है कि उस्मान हादी एक एंटी इंडिया, भारत से नफरत करने वाला और हिंदुओं से नफरत करने वाला इंसान था, लेकिन केवल रूमर्स के बेसिस के ऊपर ये कह देना कि भारत ने इसकी हत्या करवाने की कोशिश की है, ये पूरी तरह से गलत है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भारत के हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा सर को समन किया और भारत से कहा कि ये जो अननोन गनमैन्स हैं जिन्होंने स्टूडेंट लीडर ओस्मान हादी के ऊपर हमला किया है, अगर ये भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं तो भारत इनको अरेस्ट करके इनको डिपोर्ट कर दे, यानी कि बांग्लादेश को वापस सौंप दे। बांग्लादेश को शक है कि ये अननोन गनमैन ओस्मान हादी के ऊपर हमला करके भारत की सीमा के अंदर एंटर हो गए हैं। इसके साथ ही बांग्लादेश की सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत बांग्लादेश में एंटी इलेक्शन एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ऐसी गतिविधियां जो बांग्लादेश के चुनावों को बाधित करती हैं उनको भारत समर्थन कर रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ रूमर्स के बेसिस के ऊपर बांग्लादेश ने इंडियन हाई कमिश्नर को समन कर दिया, और जहां तक बात है स्टूडेंट लीडर ओस्मान हादी के ऊपर हमला करने वाले अननोन गनमैन्स की, तो ये भी तो हो सकता है कि हमला करवाने वाले इसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हों, ओपोजिशन पार्टीज के हों।
क्योंकि ये भी तो आने वाले इलेक्शंस के अंदर कैंडिडेट था, यानी कि ये भी चुनाव लड़ने वाला था। इसलिए भारत के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा लेना ये ना सिर्फ गलत प्रक्रिया है, गलत एग्जाम्पल सेट करती है, बल्कि भारत के जो बांग्लादेश में हाई कमिश्नर्स और डिप्लोमेटिक स्टाफ हैं, ये उनकी सिक्योरिटी का भी मामला बन सकता है। इसलिए अननोन गनमैन जब तक अननोन ही है और कोई पुख्ता सबूत ना आ जाए, तब तक बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को बिल्कुल चुप बैठना चाहिए था। बांग्लादेश के आरोपों के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि बांग्लादेश में पीसफुल तरीके से फ्री, फेयर, इंक्लूसिव और क्रेडिबल इलेक्शंस करवाए जाएं, उसके लिए भारत हमेशा से बांग्लादेश के समर्थन में है। हमने अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल बांग्लादेश के फ्रेंडली लोगों के खिलाफ कभी नहीं करने दिया है। बांग्लादेश के आरोप गलत हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने की हर संभव कोशिश करेगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की फॉरेन विजिट्स को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज 3 देशों की यात्रा के ऊपर रवाना हो गए थे। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले जॉर्डन पहुंचे हैं, उसके बाद वहां पर मीटिंग करने के बाद वो इथियोपिया जाएंगे और लास्ट में वहां से ओमान से होते हुए भारत वापस आएंगे। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर भी आज विदेश यात्रा के ऊपर सबसे पहले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए हैं। वहां से जयशंकर सर इजराइल जाएंगे। जयशंकर सर की ये विजिट ऑस्ट्रेलिया में जो ज्यूज के ऊपर हमला किया गया था उसके बाद आ रही है, इसलिए जयशंकर सर की इजराइल विजिट को काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस विजिट में कुछ बड़ा निकल कर आ जाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया हमले के बाद ही अचानक से विजिट कोई प्लान की गई हो। अब ये रूटीन विजिट है एंड इसकी प्रिपरेशन ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच हमले से पहले की गई थी। हालांकि ये बात भी सच है कि ऑस्ट्रेलिया में ज्यूज के ऊपर ये जो बहुत ही बड़ा हमला हुआ है, उसके बाद अब भारत की सरकार और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी देश में हाई अलर्ट कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में जो भी जीविश कॉलोनीज हैं, जहां पर जीव ज्यादा संख्या में रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही न्यू दिल्ली में इजराइल की एम्बेसी के साथ साथ कर्नाटका के बेंगलुरु, महाराष्ट्र के मुंबई और तमिलनाडु के चेन्नई, यहाँ पर जो इजराइल के 3 कॉन्सुलेट्स हैं, भारत सरकार ने इन सबकी सिक्योरिटी लेयर को भी बढ़ा दिया है और सबको हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया है। गेट्स के बाहर भी सिक्योरिटी पर्सनल्स की संख्या बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही भारत में जितने भी इजरायली डिप्लोमेट्स हैं, वो अपने काम से जब इवेंट्स और मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए एम्बेसी और कॉन्सुलेट बिल्डिंग से बाहर जाते हैं, उस समय इन सबको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ताकि मूवमेंट के दौरान या फिर इवेंट की जगह पर इनके ऊपर कोई हमला ना हो। कहने का मतलब है कि भारत की सरकार और भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज भी ज्यूस और यहूदी लोगों की सिक्योरिटी के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस ले रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि बॉन्डाई बीच के हमले के बाद भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग को फोन कॉल की थी और भारत की तरफ से हर संभव सपोर्ट देने का ऑफर दिया है और कंडोलेंस मैसेज दिया है। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज को कॉल करके संवेदना प्रकट करें। सेम जैसे पहलगाम हमले के बाद दुनिया के कई सारे देशों के लीडर्स ने प्रधानमंत्री मोदी को कॉल करके कंडोलेंसेस मैसेज दिए थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो अलायंस ज्वाइन करने की बिड को ड्रॉप करने का ऑफर दिया है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने फाइनली मान लिया है कि यूक्रेन जो नाटो अलायंस को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, यूक्रेन की जो नाटो मेंबरशिप की बिड है वो उसको ड्रॉप करने को रेडी हो गए हैं। बस यूरोपियन कंट्रीज एंड अमेरिका यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटीज देंगी फ्यूचर में रशिया दोबारा कभी भी यूक्रेन के ऊपर हमला ना करे एंड एक ऐसा सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया जाए जो नाटो के आर्टिकल 5 के जैसे यूक्रेन की सिक्योरिटी को सुनिश्चित करे। यानी कि एग्रीमेंट साइन किया जाए कि अगर रशिया दोबारा से यूक्रेन के ऊपर फ्यूचर में हमला करता है तो बाकी देश उसकी सिक्योरिटी के लिए आएंगे और ये सिक्योरिटी गारंटी अगर मिलती है तो यूक्रेन नाटो संगठन से दूरी बनाने के लिए भी रेडी है। ये 4 सालों में पहली बार है जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो अलायंस की मेंबरशिप बिड ड्रॉप करने और नाटो अलायंस से दूरी बनाने की बात बोली है। इस वजह से सभी हैरान है कि अगर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को नाटो मेंबरशिप से दूरी बनानी ही थी तो फिर बार बार नाटो अलायंस ज्वाइन करने की धमकी देकर पहले रशिया को प्रोवोक ही क्यों किया था। इतने लाखों लोगों की जान जाने के बाद अब अकल आ रही है। और जहां तक बात है सिक्योरिटी गारंटी की, वो भी ये यूरोपियन और वेस्टर्न देश और खासकर अमेरिका यूक्रेन को कोई ऐसी सिक्योरिटी गारंटी देंगे जिसमें कई सारे लूप होल्स होंगे और फ्यूचर में जब रशिया दोबारा अगर यूक्रेन के ऊपर हमला करता है तो इनमें से कोई भी उस लूप होल का हवाला देकर रशिया के खिलाफ यूक्रेन की मदद करने कभी नहीं आएंगे। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के।
अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।